मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था पॉलिटिकल साइंस के 11th-12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस, जो बुक नंबर 2 है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इसका सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जिन बच्चों ने नहीं देखा जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा या आइकन बटन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है रजवाड़े, क्योंकि इस पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन बनते थे और ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं बनते थे, इसमें 2 नंबर के ही क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो देखिए रजवाड़ों की अगर बात करें तो रजवाड़े होता क्या है, और उसके बाद रजवाड़े जब भारत में विलय हुए, ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में ये बात किया था कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा त्रासदी भरा समय था कि विभाजन होना एक बहुत बड़ा त्रासदीपूर्ण था, जिसकी वजह से कई सारे बहु बेटियों का शोषण भी हुआ। इसके अलावा उनका बलात्कार, रेप, बहुत सारा चीज़ हुआ। ठीक है, कुछ ऐसे लोग थे जो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए अपनी बहु बेटियों को मार देते। क्यों? क्योंकि उनको अगवा कर लिया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो अल्पसंख्यक जो धार्मिक जो लोग थे, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो भारत में हो, उनको भी मारा जा रहा था 1947 में जब भारत विभाजन हुआ तो। ठीक है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजियाँ नहीं थे जिसकी वजह से हमें ये नहीं पता था कि कितने सारे ऐसे लोग थे जो भारत में है कि पाकिस्तान में है, ये भी नहीं पता लग पा रहा था। सारा डिटेल्स मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया। अब बात करेंगे सेकेंड पार्ट में रजवाड़ों के बारे में। ठीक है ना, तो आप अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंड वीडियो में हम पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि जिस टाइम पे हमारा जो देश था आज़ाद हुआ, उस टाइम पे कुल कितने रजवाड़े थे। तो ध्यान से देखिए, ये सपोज हमारा देश है, मैं एज एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। सपोज ये हमारा देश है, ठीक है। अब इस देश में टोटल कितने रजवाड़े थे? 565 रजवाड़े हुआ करते थे उस टाइम पे। 565 रजवाड़े हुआ करते थे। तो ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि अब आज़ाद करना है। किसको करना है? आज़ाद करना है, हिंदुस्तान को आज़ाद कर देना है। तो अब हिंदुस्तान को आज़ाद कर देना है, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी हम आज़ाद तो कर दे रहे हैं लेकिन इनके बीच फूट डाल के हमें चले जाना है। फूट डालने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ शंका पैदा कर दो जिसकी वजह से इनका जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का खंडन हो जाए। तो उन्होंने ये बोला, आज़ाद किया। आज़ाद करने के साथ हिंदुस्तान को भी आज़ाद कर दिया, पाकिस्तान को भी आज़ाद कर दिया। इसके अलावा जितने भी रजवाड़े थे उनको ये परमिशन दे दिया गया कि आप चाहो तो अपना स्वतंत्र देश बना सकते हो, अलग रह सकते हो, या फिर आप चाहो तो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ बोल दिया गया था। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें एक चीज़ समझने वाले हैं, रजवाड़े होता क्या है। रजवाड़ों का मतलब ये है कि वो क्षेत्र जहाँ पे राजाओं का शासन हो, वो क्षेत्र जहाँ पे राजाओं का शासन हो, उसी को क्या बोलते हैं? रजवाड़े बोलते हैं। तो मैंने बताया उस टाइम पे कुल कितने रजवाड़े थे? 565 रजवाड़े थे भारत में। 565 रजवाड़े, ध्यान से सुनिए, 565 रजवाड़े। छोटे 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 आकार के रजवाड़े थे। एक चीज़ बताया जाता है कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा में 26 रजवाड़े थे। इसके अलावा अगर बात करें छत्तीसगढ़ में 15 रजवाड़े थे। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो एक छोटे से राज्य में, उड़ीसा जैसे राज्य में 26 रजवाड़े हो सकते हैं, तो पूरे देश में कितने होंगे। ठीक है, तो ये टोटल 565 रजवाड़े थे। तो रजवाड़े का मैंने छोटा सी डेफिनेशन आपको बता दिया कि वो एरिया, वो जगह, वो राज्य जहाँ पे राजाओं का शासन था, उसी को क्या बोलते थे? रजवाड़े बोलते थे। अब जो रजवाड़े हुआ करता था वो पूरा का पूरा मतलब डिपेंड होता था ब्रिटिश सरकार के ऊपर। ब्रिटिश सरकार क्या करती थी? उन पर शासन करती थी, राजा उसी के मुताबिक काम करता था ब्रिटिश सरकार के ऊपर। आपने एक फिल्म देखा होगा लगान, 4 घंटे की मूवी है, ध्यान, बहुत अच्छा मूवी है, आमिर खान का है। तो लगान मूवी में आपने देखा होगा ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार राजा को आदेश देती है कि उनसे लगान वसूला जाए। ठीक है, वहाँ के लोगों से वो लगान वसूला जाए। तो वो भी आपकी मूवी याद होगी। तो आप ये समझ सकते हो कि ब्रिटिश सरकार का पूरा राज था और उस टाइम पे 565 रजवाड़े थे और 565 रजवाड़े ब्रिटिश सरकार के मुताबिक काम किया करते थे। तो यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने ओवरव्यू दे दिया ताकि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए। देखिए रजवाड़े,
देश के छोटे बड़े आकार के ऐसे राज्य जहाँ पे राजाओं का शासन था उन्हें रजवाड़े कहा जाता था। इन राजाओं ने अंग्रेजों की गुलामी कबूल कर रखी थी, अंग्रेजों के हिसाब से काम करते थे। ब्रिटिश इंडिया के समय देश दो भागों में विभक्त था, एक हिस्सा जिन पर ब्रिटिश सरकार का सीधे तौर पर शासन था तथा दूसरा हिस्सा जहाँ पे रजवाड़े थे वहाँ पर राजाओं का शासन था। जैसे सपोज हमारा देश है, हमारे देश में इनको कैटेगराइज कर दिया गया था, ठीक है, कि कुछ कुछ इलाका, सपोज ये समझ लो कि राज्य, ठीक है, तो इसमें ये बोल दिया गया था कि इन क्षेत्रों में हमारे जो देश है दो हिस्सों में डिवाइड था। कौन कौन से में? एक तो वो एरिया जहाँ पे राजाओं का शासन था जिनको रजवाड़े बोला जाता था, और एक वो एरिया जहाँ पे ब्रिटिश सरकार सीधे तौर पर काम करती है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज ये हमारा था भारत, और भारत को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया गया। एक ये हो गया जहाँ पे रजवाड़े रहेंगे, ठीक है, राजाओं का शासन रहेगा, और एक जहाँ पे ब्रिटिश शासन रहेगा, ठीक है। अब इन रजवाड़ों को भी डायरेक्ट कौन करेगा? अंग्रेजी सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार ही इनको डायरेक्ट करेगी, ठीक है, इन्हीं के मुताबिक चलेंगे। तो भारत जो था, भारत के दो हिस्से कर दिए गए थे, रजवाड़ों के ऊपर और ब्रिटिश सरकार के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे इस हिसाब से राज चलता था। ये राजा ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करते थे, ठीक है, यानी कि जो रजवाड़े थे, यहाँ पे जो राजाएं थे, ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य किया जाता था। और ऐसा भी है कि हर 4 भारतीय में से एक व्यक्ति, हर 4 नागरिक में से एक नागरिक जो होता था किसी न किसी रजवाड़े से संबंधित होता था, क्योंकि उस टाइम पे 565 रजवाड़े ही थे। अब समस्या ये थी कि समस्या यहाँ पे निकल के आई कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश सरकार जब भारत को आज़ाद की, तो आज़ादी के साथ साथ वो पाकिस्तान को भी अलग करने का सजेशन दिया कि भाई पाकिस्तान को भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जितने भी रजवाड़े थे, रजवाड़ों को भी ये खुला छूट दे दिया कि आप चाहो तो अपना स्वतंत्र राज्य बनाकर भी रख सकते हो। तो आप एक चीज़ समझिए कि ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़ के जा रही है, लेकिन उसने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसकी वजह से वो चाहती थी भारत का खंडन हो जाए। अब देखो 565 रजवाड़े हैं, अगर 565 रजवाड़ों में अगर 100 रजवाड़े भी ये सोच लें कि हम अपना एक राज्य बना के रहेंगे, तो आप समझ सकते हो भारत का कितना खंडन हो सकता है। तो वो ये चाहते थे कि भारत का अस्तित्व ही मिट जाए, इतना खंडन हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हमारे उस टाइम पे जो दिग्गज नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, कांग्रेस थी उस टाइम पे जो सरकार थी, उन सब लोगों ने मिलकर भारत को एकजुट रखने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उन्हीं की वजह से जो हम भारत आज के टाइम पे देख रहे हैं, अखंड भारत, वो है, ठीक है। तो अब देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत और पाकिस्तान को आज़ाद करने के साथ साथ यह भी निर्णय सुना दिया कि रजवाड़े जो कि 565 भी हैं वो स्वतंत्र हैं, और वो चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या फिर अपना स्वतंत्र राज्य बनाकर भी रख सकते हैं। ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय से यह साफ झलक रहा था कि वो भारत का खंडन करना चाहते हैं, और ब्रिटिश सरकार ने एक रूल अप्लाई किया था, डिवाइड एंड रूल, जिसको बोलते हैं फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो, ठीक है। तो आपस में फूट डालते थे, इधर मुसलमानों में डाल दिया, इधर हिंदुओं में डाल दिया, ताकि वो आपस में लड़ पड़े और ब्रिटिश सरकार लंबे टाइम तक चलती जाए। हिस्ट्री में आपको एक चैप्टर मिलेगा विद्रोही तथा राज, उसमें मंगल पांडे की स्टोरी बताई जा रही है। उसमें आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जो अंग्रेज़ थे वो कैसे मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में लड़ा दिया करते थे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत सारी चीज़ आपको समझने का मौका मिलेगा। आगे देखते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के सूझबूझ की वजह से रजवाड़े भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो गए, यानी कि जो 565 रजवाड़े थे उनमें से काफ़ी हद तक बहुत सारे ऐसे रजवाड़े तो भारत में शामिल हो गए। अब लास्ट में यहाँ पे हम पढ़ेंगे 4 रजवाड़े ऐसे थे, 4 रजवाड़े जो कि भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे, वो अपना स्वतंत्र राज्य बनाकर रहना चाहते थे। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा हैदराबाद, तीसरा जूनागढ़, और चौथा मणिपुर। ये 4 ऐसे जगह थे जहाँ पे जो राजा थे यहाँ के, वो सोच रहे थे कि हम अलग बन के रहेंगे, स्वतंत्र होकर रहेंगे, ठीक है। तो आगे समझते हैं, अब एक एक करके स्टोरी समझेंगे। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा जो आपके बुक में दिया हुआ है 4 के बारे में दिया गया, लेकिन 2 को डिफाइन किया गया, एक हैदराबाद के बारे में और एक मणिपुर के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बारे में और जूनागढ़ के बारे में तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा जो आगे का जो चैप्टर है उसमें भी आपको इनका देखने को मिलेगा।
बाकी आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उस पर सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो बात करते हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद अगर देखो भारत के मैप में तो हैदराबाद ये है, ठीक है। आपको पता है जब भारत आज़ाद हुआ था तो ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था। अब बात करते हैं हैदराबाद को, ध्यान से देखिए। हैदराबाद चारों तरफ से भारतीय इलाकों से घिरा हुआ था, यानी कि हैदराबाद ये है और साइड साइड में अन्य अन्य राज्य हैं। तो हैदराबाद चारों तरफ से भारतीय इलाकों से घिरा एक महत्वपूर्ण बड़ा रजवाड़ा था। हैदराबाद के निजाम, उस टाइम पे जो वहाँ के राजा थे उनको निजाम बोला जाता था। निजाम उस्मान अली खान ने हैदराबाद को स्वतंत्र रखने का निर्णय किया। इन्होंने बोला भाई हम स्वतंत्र रहेंगे। आगे क्या होता है, हैदराबाद भारत के केंद्र में स्थित था, आप देख सकते हो केंद्र में ही है एक तरीके से, ठीक है, जिसकी जनसंख्या थी 1,40,00,000 के आसपास जनसंख्या थी और उसमें लमसम 84 से 85% जो जनसंख्या थी वो हिंदू की थी। नेक्स्ट क्या होता है कि हैदराबाद के निजाम को पाकिस्तान का समर्थन करने का आरोप लगा, यानी कि ऐसा भी उन पर आरोप लगाया जाता था, यह आरोप था, ये रियल था कि वो पश्चिम पाकिस्तान है, यानी कि एक्चुअल में जो पाकिस्तान है उनसे सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। आगे क्या होता है, इसी बीच हैदराबाद की रियासत के लोगों के मध्य निजाम के शासन के विरुद्ध एक आंदोलन जोरों से पकड़ लिया, यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक आंदोलन निजाम के खिलाफ हो गया, क्योंकि उनका कहना ये था कि जो निजाम है वो अच्छा शासन नहीं कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं हमारा, ठीक है, और जिसमें तेलंगाना के किसानों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्या होता है कि निजाम जब ये सारा चीज़ देखते हैं तो निजाम क्या करते हैं कि कार्रवाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अर्धसैनिक बल से कार्रवाई उन्होंने किया और इसके अलावा वहाँ पर लूट मार मचाई गई, हत्या भी हुई, बलात्कार भी हुए। अब क्या होता है कि उन्होंने अर्धसैनिक बल से कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे काफ़ी मात्रा में लोगों का अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ, बहुत सारा चीज़ हुआ, ठीक है, लेडीज़ों का। तो इन सब घटनाओं को देखकर भारत ने ये सोचा कि वहाँ पे जो हमारे 84 से 85% जो जनसंख्या जो हिंदू हैं उनका क्या दोष है इनमें, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि जो इसमें निजाम है, निजाम ही कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। तो उस टाइम पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो वहाँ पे सैनिक कार्रवाई करके वहाँ पे सेनाएं भेज दिए और बाद में क्या होता है कि जो वहाँ के जो सेना थे, हैदराबाद की जो सेना थी और भारतीय सेना थी, आपस में लड़ती है। 4 से 5 दिन के बीच में लड़ाई होती है और लड़ाई का नतीजा ये निकलता है कि जो हैदराबाद है, हैदराबाद के निजाम को आत्मसमर्पण करना पड़ता है और उसके बाद उसको भारत में मिला लिया जाता है। तो यही है कि तब सितंबर 1948 को भारत की सेनाओं को भेज दिया गया और कुछ दिनों तक युद्ध चला और अंत में वहाँ के निजाम को समर्पण करना पड़ गया और इसी समर्पण के साथ साथ हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। अब देखो मैं एक यहाँ पे चीज़ बता दूँ, पाकिस्तान यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान ये, पूर्वी पाकिस्तान ये, और ये हैदराबाद अगर पश्चिम पाकिस्तान में मिल जाता तो एक तरीके से आप देख सकते हो त्रिकोण बन जाता, और त्रिकोण बन जाता तो कहीं ना कहीं भारत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता। तो इस वजह से भारत ने क्या किया, हैदराबाद पे कार्रवाई करके हैदराबाद को शामिल करवा लिया। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हैदराबाद पे ही बनते हैं, इस वजह से आप इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर में अगर बात करें तो मणिपुर के महाराजा, इसका देखो सिंपल सा स्टोरी मैं आपको बताऊं कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम पे ही जो रजवाड़ा था, यानी कि जो मणिपुर के जो रजवाड़ा था, वहाँ पे जो राजा थे जिनका बोधचंद्र सिंह नाम था, उनसे क्या हुआ, एक समझौता हुआ और उस समझौते के हिसाब से ये साबित हुआ कि अगर हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो उस टाइम पे जो मणिपुर है भारत में शामिल हो जाएगा। ये बात चली आज़ादी के पहले। आज़ादी मिल गई, आज़ादी के बाद क्या होता है कि जनता यानी कि मणिपुर में जो जनता थी, जनता ने ये बोला कि हमें राजाओं का ही शासन चाहिए, हमें कोई भी लोकतंत्र नहीं चाहिए। तो 1948 में वहाँ पे चुनाव होता है राजा के बेस पे और वहाँ पे दोबारा से राजतांत्रिक व्यवस्था लागू कर दी जाती है। कहाँ पे, मणिपुर में। अब मणिपुर में ऐसा चीज़ होगा और मणिपुर में होने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो कांग्रेस नेता थे वो ये चाहते थे मणिपुर जो है भारत में शामिल हो जाए। और फिर क्या होता है कि ज़बरदस्ती भारत के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वहाँ पे सैनिक कार्रवाई करके जो मणिपुर है, मणिपुर को भारत में शामिल करवा लेते हैं। और शामिल तो करवा लेते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती के हिसाब से, लेकिन आज भी इसका असर देखने को मिल जाता है क्योंकि वहाँ की जनता राजतंत्र चाहती थी, कोई लोकतंत्र नहीं चाहती थी। इसी वजह से वहाँ की जनता में आक्रोश आज भी देखने को मिल जाता है। तो ये स्टोरी है मणिपुर की। तो अब एक बार देख लेते हैं
मणिपुर के महाराजा बौद्ध चंद्र सिंह ने स्वतंत्रता के कुछ दिनों पूर्व भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे और इनके बदले में उन्हें यह विश्वास दिया गया था कि मणिपुर आंतरिक स्वायत्तता में बनी रहेगी। जब राजा ने ये आश्वासन दिया कि हम आप में शामिल हो जाएंगे, तो भारत सरकार ने भी यह आश्वासन दिया कि आपको स्वायत्तता दी जाएगी, यानी कि विशेष प्रकार की छूट दी जाएगी। परंतु जनमत के दबाव में 1948 के जून में महाराजा ने चुनाव करवाया और यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया। यहाँ पे मतलब चुनाव हुआ और जिसकी वजह से राजतंत्र वहाँ पे कायम हो गया। मणिपुर भारत का पहला हिस्सा है जहाँ पर सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के सिद्धांत पर स्वीकार कर चुनाव हुआ था। वहाँ पे सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के हिसाब से वहाँ पे चुनाव हुआ था। आगे क्या होता है, मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में शामिल कर लिया जाए। भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव दिया कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए समझौता कर लें और भारत में क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक है, समझौता कर लें। नेक्स्ट क्या होता है कि मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में आक्रोश हो जाता है और नाराजगी के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि वहाँ के जो राजा थे वो भारत में शामिल हो जाते हैं और जब राजा ही शामिल हो गया तो राज्य को शामिल तो होना ही पड़ेगा, और जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे उनके माइंड में आक्रोश और नाराजगी थी। ठीक है, आक्रोश का मतलब होता है गुस्सा। आगे क्या होता है कि इसका प्रभाव आज भी देखने को हमें मिल जाता है, यानी कि जोर जबरदस्ती से 1948 में मणिपुर को भी भारत में शामिल कर लिया गया था। तो ये दो मैं स्टोरी बता दिया, एक तो हैदराबाद की बता दिया, एक मैं मणिपुर की बता दिया स्टोरी आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन आयोग, इसमें क्या होता है आप समझते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग बेसिकली बात यह है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस टाइम पे विभिन्न प्रकार के ऐसे राज्य थे जो ये डिपेंड कर रहे थे कि हमें भाषा के नाम पे अलग किया जाए। ठीक है, और भारतीय सरकार ये चाहती थी कि वो अलग तो कर देती, लेकिन भारतीय सरकार को ये डर था कहीं ये अलग हो गए तो फ्यूचर में ऐसा हो जाए कि वो अपना ही एक अलग राज्य मांगने लगे, तो तब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ये जो भाषा के आधार पे जो राज्य बनाने वाली प्रक्रिया है उसको स्थगित कर दिया जाए। तो भारतीय सरकार ने इसको स्थगित कर दिया। फिर क्या होता है कि जगह जगह पे आंदोलन होने लगते हैं, जैसे मद्रास में आंदोलन होने लगता है, और इन सब समस्याओं को देखकर भारतीय सरकार जो भारत था, भारतीय सरकार को दोबारा निर्णय लेना पड़ता है और राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ता है, और जिसके तहत भाषा के आधार पर राज्य को बनाना पड़ता है। ठीक है, तो समझते हैं 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस बात को मान लिया गया था कि जब आज़ादी मिल जाएगी तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, ठीक है, भाषा के आधार पर होगा, यानी कि राज्यों का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पर किया जाएगा। 1920 की बात है, जब आज़ादी नहीं मिली थी उससे पहले की बात है। नेक्स्ट क्या होता है, आज़ादी और बंटवारे के बाद देश के हालात ऐसे हुए हैं कि नेताओं को यह चिंता थी कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए तो कहीं जो देश है वो टूट ना जाए। सरकार ने इस मामले को रोकने का फैसला किया, स्थानीय नेताओं के रोकने का फैसला किया, तो जो स्थानीय नेता थे उनके खिलाफ हो गए। मद्रास में इन समस्याओं का रंग दिखाई दिया। वहाँ के जो लोग थे तमिल भाषा बोलते थे, उन्होंने अपने लिए एक राज्य का राज्य मांगा, जिसको बोलते थे आंध्र प्रदेश बनाने की मांग की। सरकार हाँ ना की दुविधा में फंसी रही, और आगे क्या होता है कि कांग्रेस नेता श्री रामुलु ने अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल कर दी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मद्रास में इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा असर दिखाई दिया। और फिर क्या होता है कि जो वहाँ के जो नेता थे श्री रामुलु थे, उन्होंने अनिश्चित काल तक भूख जैसे होता नहीं है कि भूख हड़ताल पे बैठ गए कि हम खाना पीना नहीं खाएंगे जब तक आप हमारे राज्य को अलग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या होता है कि 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि 56 डेज के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके वजह से क्या होता है, लोग भड़क जाते हैं, हिंसा पर उतर आते हैं, और मद्रास के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। और फिर क्या होता है कि मद्रास के जो विधायक थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। 1952 में नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, अब आपका जो आंध्र प्रदेश है जो भाषा के आधार पर बनाया जाएगा वो मान लिया। आंध्र प्रदेश के बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी मांग धीरे धीरे स्टार्ट हो गई। ये तो भारत की परंपरा ही है
कि आप देखो कोई भी एक चीज़ अगर उठता है ना कि भाई ये चीज़ होना चाहिए, तो उसको देखते देखते अन्य जो लोग हैं वो भी डिमांड करने लगते हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश को देखते देखते अन्य जो राज्य थे वो भी डिमांड करने लगे कि हमें भी अलग कीजिए। और फिर क्या होता है, इससे मजबूर होकर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था। तो देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो काम था, राज्यों को सीमांकन कर भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना। पहले उसको सीमांकन करके, सीमांकन करने का मतलब क्या है कि एक एरिया, एक मैप डिसाइड करो कि आप कितने दूर तक उस राज्य को रखना चाहते हो, और फिर क्या करो, उसको राज्य का निर्माण कर दो। आगे क्या होता है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, जिसकी वजह से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं जैसे कुछ राज्यों का निर्माण हुआ था। कौन कौन से राज्यों का निर्माण हुआ था, तो 1960 में गुजरात, जहाँ पे गुजराती बोली जाती है, और महाराष्ट्र यानी कि मराठी बोली जाती है, वहाँ उसका निर्माण हुआ। कब हुआ, 1960 में। 1966 में पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाया गया। इसके अलावा 1963 में नागालैंड बनाया गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बनाया गया। किससे काट कर बनाया गया था, ये असम से काट कर बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, 1887 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया गया था, और 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और इसके अलावा झारखंड का निर्माण हुआ था, और 2014 में तेलंगाना का निर्माण हुआ था। और तेलंगाना क्या हुआ था, 29वां राज्य बना था। तो आज के लिए आपका एक पहला क्वेश्चन ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि प्रेजेंट टाइम में कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको मैं नाम लिखने के लिए नहीं बोला, सिर्फ आप नंबर में बताइए कि कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि 29 राज्य पहले थे, अभी चेंज हुए, अब कितने हुए ये आप बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये क्या है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जब भारतीय संघ में कोई रजवाड़ा विलय होता था तो उस टाइम पे एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता था, और उसी सहमति पत्र को ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोला जाता है। इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने का मतलब ये होता था कि अगर आप इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए तो आप भारतीय संघ में विलय हो गए हैं। ठीक है, तो अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में विलय के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था, और इस सहमति पत्र को ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमत हैं। तो ये था आज का पूरा टॉपिक, और इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर आपका ओवर हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता देना चाहता हूँ। छोटी छोटी स्टोरी है, इस चीज़ को सुन लीजिए, बाकी आपका पूरा चैप्टर कवर अप हो गया है। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर में जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज आएगी उसमें सारा चीज़ कवर अप कर लेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का आपका छूटे ना। मैंने आपको बताया था 4 रजवाड़े थे, कौन कौन से, हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर और जम्मू कश्मीर, जिसमें से हमने 2 पढ़ लिया, मणिपुर के बारे में पढ़ लिया, और इसके अलावा हैदराबाद के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा जम्मू कश्मीर और इसके अलावा जूनागढ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से एक चीज़ यहाँ पे देखिए, पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में, तो जब 1947 में आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे आपको पता है 565 रजवाड़े थे। रजवाड़ों को अधिकार दे दिया गया था कि वो चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। अब उस टाइम पे जो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह थे, उन्होंने क्या किया, अलग रहने का फैसला कर लिया कि मैं स्वतंत्र होकर रहूँगा। अब बात यहाँ पे आई कि वो अलग रहने का फैसला तो उन्होंने कर लिया, लेकिन भारत ये बोल रहा था कि वो आप हमारे में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान बोल रहा था आप हमारे में शामिल हो जाओ। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने दोनों का निर्णय अस्वीकार कर लिया। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को ये आश्वासन दिया कि अगर वो भारत में शामिल हो जाते हैं तो उनको स्वायत्तता दी जाएगी। इसी की वजह से जो वहाँ के पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने ये किया कि जम्मू कश्मीर पर जोर दबाव देने की कोशिश की और उसको पाकिस्तान में शामिल करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर ने ये सोचा कि जहाँ पाकिस्तान लड़ाई कर रहा है वहीं जो हिंदुस्तान है वो हमें स्वायत्तता दे रहा है, तो क्यों ना हिंदुस्तान में मिल जाए। ठीक है, और 1948 में जब पाकिस्तान क्या करता है, जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करता है, तो उस टाइम पे जो वहाँ के राजा थे, राजा हरि सिंह, वो भारत से
सहायता मांगते हैं और यहाँ की जो सेनाएं होती हैं वो पाकिस्तान से लड़ाई करती हैं और लड़ाई करने का नतीजा ये निकलता है भारतीय सेना की जीत होती है और इसी के हिसाब से जो वहाँ के राजा थे वो भारत में विलय हो जाते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर देते हैं और जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो जाता है। लेकिन आज भी 1948 को लेकर जो लड़ाई हुई थी उस टाइम पे जब भारत में जम्मू कश्मीर जब शामिल हो गया था तो जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान आज भी ये मानने को तैयार नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है। इस वजह से बार बार वो लड़ाई करता है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये जो एरिया है इसको पोक बोला जाता है, POK, पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर। इस पे जो जम्मू कश्मीर है वो कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो बार बार आतंकवादी भेजता है। तो 1948 में जम्मू कश्मीर ऐसे हिस्सा बन गया था। अब बात कर लेते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ क्या है तो ध्यान से देखिए इस मैप में, जूनागढ़ ये वाला आप एरिया देख रहे होंगे जो गुजरात का एक एरिया है, दक्षिण पश्चिम में है। तो ये इसी एरिया को जूनागढ़ बोलते हैं। जूनागढ़ 1947 की बात है। उस टाइम पे यहाँ के जो राजा थे महावत खान थे और महावत खान अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाकर रहना चाहते थे। अब स्वतंत्र राज्य बनाकर रहना चाहते थे तब तो ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान से समझौता करने लगे। जब ये बात भारतीय सरकार को पता लगी कि पाकिस्तान से समझौता कर रहे हैं तो भारतीय सरकार ने उनको ये ऐसा करने से रोका और वहाँ पे 80% जो जनसंख्या थी वो हिंदुओं की थी। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक जनमत संग्रह कराया जाता है। जनमत संग्रह करने का नतीजा ये निकलता है कि वहाँ की जितनी जनता थी 99% जो जनसंख्या थी वो ये चाहती थी कि वो भारत में शामिल हो जाए, लेकिन वहाँ का राजा नहीं मानने के लिए तैयार होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो भारतीय सेना होती है, जो सरदार पटेल होते हैं, जूनागढ़ पे दबाव देकर राजा से साइन करवा लेते हैं और जो जूनागढ़ है उसको भारत में शामिल करवा लेते हैं। तो इस तरीके से जो जूनागढ़ था भारत का हिस्सा बन जाता है। तो इस तरीके से आप 4 रजवाड़ों के बारे में आपने पढ़ लिया कि कैसे वो भारत का हिस्सा बने। इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर हो जाता है। आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। और हाँ, शेयर करना ना भूलें और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसको कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।